हेलो फ्रेंड, माय नेम इज़ पुष्पेंद्र राज और राज एजुकेशन कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम आज जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो क्लास 12th का है और उसका नाम है स्थिर विद्युत की। तो प्यारे बच्चों, स्थिर विद्युत की है क्या चीज़? देखो, सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि भौतिक शास्त्र के अंदर कई शास्त्र हैं जिनके अंदर इसको अलग अलग शास्त्रों को विभाजित किया गया है। उनमें से एक है विद्युत की। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर आवेशों का अध्ययन किया जाता है उसे अपन बोलते हैं विद्युत की। वापस बोल रहा हूँ, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें आवेशों के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे हम विद्युत की बोलते हैं। तो अपन लिख सकते हैं कि विद्युत की क्या चीज़ है। विद्युत की, उम्मीद करता हूँ सभी को दिख रहा होगा। विद्युत की भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें आवेशों का अध्ययन किया जाता है उसे हम विद्युत की कहते हैं। विद्युत की कहते हैं। विद्युत की को दो भागों में डिवाइड किया गया है, दो प्रकार से डिवाइड किया गया। एक तो जिसमें आवेश स्थिर होता है उसके बारे में, उसके गुण और उसके प्रभाव के बारे में जो अध्ययन करते हैं उसे हम बोलते हैं स्थिर विद्युत की। और जब यही आवेश गतिमान होता है और उसके गुण और उसके प्रभाव के बारे में अगर पढ़ते हैं तो वो बन जाता है हमारा गतिक विद्युत की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विद्युत की को दो भागों में विभाजित किया गया है। विद्युत की को दो शाखाओं में विभाजित किया गया है। पहला है हमारा स्थिर विद्युत की। स्थिर विद्युत की। और दूसरा कौन सा होगा? सभी बच्चों को अभी बताया मैंने, जिसमें आवेश है वो गतिमान होता है उसे अपन क्या बोलेंगे? गतिक विद्युत की। गतिक विद्युत की। अब बात आती है स्थिर विद्युत की। तो मैंने पहले ही कहा है कि स्थिर विद्युत की है वह भौतिक विज्ञान में वह शाखा जिसके अंदर हम स्थिर आवेशों के बारे में अध्ययन करते हैं वो हमारा कहलाता है स्थिर विद्युत की। तो इसको अब हम परिभाषा लिखें तो इसकी कैसे लिखेंगे? स्थिर विद्युत की भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेशों
के बारे में, अर्थात यहाँ पे अपन लिख सकते हैं गुण या और प्रभाव। प्रभाव के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे हम स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। अब आवेश, तो आवेश माना कि अपन कह रहे हैं कि सर कोई एक आवेश है, चाहे वो प्लस हो चाहे वो माइनस हो, परंतु वो एक ही स्थान पर ही पड़ा हुआ है, इस कारण उसके चारों तरफ एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर इस तरीके से विद्युत क्षेत्र इसके चारों ओर उत्पन्न हो जाता है। इस तरीके से इसके ऊपर चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। समझ में आ गई? इनके पास में जो आने वाली वस्तु होती है, चाहे वो अनावेशित हो या आवेशित हो, उनके ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण हम उस वस्तु के अंदर होने वाले प्रभाव के कारण उसके प्रभावों को पढ़ा जाता है, उसके गुण को पढ़ सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें किस में आएगी? स्थिर विद्युतिकी के अंदर आती है। सेकंड नंबर हमारा गतिमान। तो अब अपन बात करते हैं गतिक वैद्युतिकी की। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर गतिमान आवेशों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे कहते हैं हम गतिक वैद्युतिकी। तो इसकी परिभाषा अपन कैसे लिखेंगे? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें गतिमान आवेशों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे हम गतिक वैद्युतिकी कहते हैं। गतिक वैद्युतिकी कहते हैं। अब दोस्तों से हम गतिक वैद्युतिकी कहते हैं। तो इस विद्युतिकी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं कि जब कोई आवेश है वो गतिमान होता है तो उसके बारे में जब अध्ययन किया जाता है तो उसे हम गतिक वैद्युतिकी कहते हैं। जैसे कि अब मैं एक इलेक्ट्रॉन की बात करके चलता हूं, जो कि एक आवेश है, ऋण आवेश है। ये इलेक्ट्रॉन एक स्थान पे अगर पड़ा रहता है तब तो ये कहलाएगा, तब ये अपने चारों तरफ क्या उत्पन्न करता है? ये उत्पन्न करता है विद्युत क्षेत्र। ये अपने चारों तरफ क्या उत्पन्न करेगा? एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही अगर ये इलेक्ट्रॉन अगर गति करने लग जाए, यानी चलने लग जाता है, और हम लोगों ने पढ़ रखा है जब ये गति करने लग जाता है तो दो क्षेत्र का निर्माण करता है, दो क्षेत्र उत्पन्न करेगा। पहला क्षेत्र होगा इसका विद्युत क्षेत्र, और दूसरा जो क्षेत्र होता है वो होता है चुंबकीय क्षेत्र, या दोनों ही उत्पन्न करेगा।
तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि जब कोई भी आवेश है वो गतिमान करता है तो वो दो क्षेत्र का निर्माण करता है या दो क्षेत्र उत्पन्न करता है, जिसमें से पहला नंबर आ जाएगा विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। ये दोनों क्षेत्र उत्पन्न करता है ये। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब कोई आवेश, मैं पुनः एक बार रिपीट कर रहा हूं कि जब कोई आवेश गतिमान होता है तो वह दो क्षेत्रों का निर्माण करता है, एक तो विद्युत क्षेत्र और एक आ गया चुंबकीय क्षेत्र। अब आगे बात करते हैं, आगे अपन चलते हैं। तो अब बात करते हैं कि सर आवेश की जो संकल्पना है वो क्या होगी। आवेश की संकल्पना किसके द्वारा दी जाती है। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछा जाता है या नीट के एग्जाम में भी पूछा जाता है कि आवेश की संकल्पना कौन से आवेश के द्वारा दी जाती है। तो याद रखना, क्योंकि हम लोग ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि किसी भी परमाणु के अंदर जब हम बात करते हैं तो परमाणु के अंदर हमें सबसे पहले पता होता है कि सर नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन है वो फ्री अवस्था के अंदर बाहरी कोश के अंदर गतिमान रहता है, घूमता रहता है, स्वतंत्र रहता है, या हम कह सकते हैं खुले सांड की तरह घूम सकता है। तो आवेश की संकल्पना है वह इलेक्ट्रॉन के द्वारा दी जाती है, इलेक्ट्रॉन के द्वारा दी जाती है, इलेक्ट्रॉन के द्वारा दी जाती है। तो हम कह सकते हैं, वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, कि आवेश की संकल्पना कौन से आवेश के द्वारा दी जाती है। तो हम कह सकते हैं कि सर वो इलेक्ट्रॉन के द्वारा ही दी जाती है। अब इसके कारण क्या है सर, केवल इलेक्ट्रॉन के द्वारा ही क्यों दी जाती है। तो नंबर एक बात, मैंने पहले कहा कि कोई भी नाभिक है, अब नाभिक के अंदर कोई भी परमाणु है, परमाणु के अंदर हमेशा नाभिक होगा। तो नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वो नाभिकीय बल के द्वारा बंधे रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन है वो फ्री अवस्था के अंदर बाहरी कोश में गतिमान चक्र काटता रहता है, उसके चारों तरफ चक्र काटता रहता है। जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो नाभिक के अंदर नाभिकीय बल द्वारा जकड़े हुए रहते हैं, जिससे ये बाहर नहीं निकल पाते। तो पहला कारण तो ये हो गया इसका कि सर प्रोटॉन, पहला कारण क्या है इसका, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर नाभिकीय बल द्वारा बंधा हुआ रहता है, जिसके कारण वह नाभिक से बाहर नहीं आ सकता, आ सकता है। एक कारण तो ये हुआ कि सर, वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के द्वारा दी जाती है। उसके कारण क्या है, पहला है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर नाभिकीय बल द्वारा बंधा हुआ होता है, जिसके कारण वह नाभिक से कभी बाहर नहीं आ सकती। ठीक है, दूसरी बात देखते हैं, तो वो क्या है, अब समझते हैं इस बात को। प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 1837 गुना अधिक होता है, और जब द्रव्यमान अधिक होता है तो नाभिकीय बल उस पर ज़्यादा लगता है। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, कोई भी वस्तु है, कोई भी
वस्तु है, कोई भी पदार्थ है, अगर उसका द्रव्यमान ज़्यादा होता है तो गुरुत्वाकर्षण बल उस पर भी ज़्यादा लगता है। ठीक उसी प्रकार हम ये बात कह सकते हैं कि यहाँ पर प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो इलेक्ट्रॉन से बहुत ज़्यादा होता है, अर्थात हम कह सकते हैं 1837 गुणा इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से अधिक होता है या अत्यधिक होता है, जिसके कारण इस पर लगने वाला नाभिकीय बल है वो सबसे ज़्यादा होगा, जिसके कारण प्रोटॉन है वो नाभिक से बाहर नहीं आ पाता, जिसके कारण प्रोटॉन है वो नाभिक से बाहर नहीं आ पाता। तो अब अपन इसको कैसे लिखेंगे, इस बात को लिख देते हैं कि प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन से 1837 गुणा होता है। अब इसे गणितीय भाषा में लिखें तो अगर अपन लिख सकते हैं, द्रव्यमान को हम किससे लिख सकते हैं, m से, और प्रोटॉन है तो mp लगा सकते हैं। अब कितना गुणा है, 1837, किससे, m द्रव्यमान किसका, इलेक्ट्रॉन का। तो हम ये कह सकते हैं कि mp है वो ग्रेटर देन होता है 1837 किससे, me से, अर्थात प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 1837 ज़्यादा होता है, गुना ज़्यादा होता है। इस कारण द्रव्यमान ज़्यादा होने के कारण अब आगे क्या लिख सकते हैं अपन कि द्रव्यमान प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से अधिक होने के कारण इस पर नाभिकीय बल अत्यधिक लगता है, अधिक लगता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक अपन ने आवेश के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी ली। आवेश की संकल्पना किसके द्वारा करेंगे, इलेक्ट्रॉन के द्वारा की जाती है। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर नाभिकीय बल द्वारा बंधा होता है, जिसके कारण वह नाभिक से बाहर नहीं आ पाता। दूसरा कारण क्या है इसका, प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 1837 गुना अधिक होता है, जिसके कारण द्रव्यमान अधिक होने के कारण उस पर नाभिकीय बल सबसे ज़्यादा लगता है। इस कारण वो नाभिक से बाहर नहीं निकल पाता और वो नाभिक के अंदर ही रहता है। ठीक है, अब ये दोनों जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों नाभिक के अंदर हैं तो फिर केवल एक आवेश बाहर बचता है जो मुक्त अवस्था में होता है, जो मुक्त अवस्था में फ्री घूमता है, उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन। इसलिए आवेश की जो संकल्पना है वो केवल इलेक्ट्रॉन के द्वारा ही दी जाती है। क्लियर है यहाँ तक? स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो इसका। ठीक है, आगे चले। अच्छा, तो सबसे पहले अब यहाँ पे अपन बात करते हैं आवेश की। आवेश चल रहे हैं,
नंबर 1, आवेश के प्रकार आपने लिखे थे धनावेश। अब धनावेश क्या चीज है? नंबर 1 बात, धन आवेश यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सबको दिख रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। धन आवेश, किसी भी पदार्थ के अंदर, किसी भी कोई वस्तु है, अगर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की मात्रा कम है, इलेक्ट्रॉन की मात्रा कम होती है, तो उस इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण उस पर धनावेश ज़्यादा होगा। जैसे एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि माना कि अपने पास में एक वस्तु ये है और एक वस्तु ये है, ध्यान से देखना। अब अपन कह रहे हैं कि सर आवेश की संकल्पना आपने इलेक्ट्रॉन के द्वारा दी गई है, बिल्कुल दी गई है। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पे मैं इस वाली दूसरी वाली वस्तु पे मैं ये कहता हूँ कि 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन या 5 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ले लेते हैं। तो अब ये बताइए कि दोनों ही तंत्र के अंदर, ये दोनों तंत्र हो गए हमारे, जिसे अपन कह सकते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इसको सिस्टम। तो दोनों तंत्र के अंदर धनावेश किस पे ज़्यादा होगा? कौन सा धनावेश होगा, कौन सा ऋणावेश होगा? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता क्या है? ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन की अधिकता ज़्यादा है, अधिकता है। या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता अधिक है, इस पे इलेक्ट्रॉन की इसकी तुलना में क्या है? कम है, तो इसको अपन बोल सकते हैं कमी है। अब एक बात बताइए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की सबसे ज़्यादा संख्या है, यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या इससे कम है, तो कौन सा धनावेशित होगा? अगर इन दोनों में कंपैरिजन करके चलें, तो तुलना करते हैं, तो सर यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए 5 इलेक्ट्रॉन को अपन लिखेंगे तो सर ये तो ऋणावेशित हो जाएगा, जबकि इसकी तुलना में ये क्या होगा? धनावेशित होगा। कारण क्या है? क्योंकि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर कमी है, यहाँ पर अधिकता है। समझ में आ रही है मेरी बात? वापस रिपीट कर रहा हूँ कि हम कोई 2 तंत्र लेते हैं। अब हम कह रहे हैं कि सर आवेश की संकल्पना केवल इलेक्ट्रॉन के द्वारा दी जाती है, बिल्कुल दी जाती है। तो अपन एक बात कह सकते हैं, यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि 2 तंत्र मैंने लिए हैं, इन दोनों तंत्र में अगर अपन देखें तो इस वाले तंत्र के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 है और इस तंत्र के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 है। तो अगर इन दोनों की अगर अपन तुलना करते हैं तो ये पाते हैं कि इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होने, यानी ऋण आवेश की संख्या इस पे ज़्यादा है, अतः ये ऋण आवेशित होगा। जबकि इस पे ऋण आवेश की संख्या बिल्कुल कम है, इसकी तुलना में कम है, तो ये इसकी तुलना में क्या होगा? धनावेशित होगा। इसलिए अपन कह सकते हैं कि किसी परमाणु, तो ये समझ में आ गया, इसको मैं एक बार मिटा देता हूं, इरेज कर देता हूं। दोस्तों समझ में आनी चाहिए, कोई कंफ्यूजन होता है तो पूछ लिया करो। किसी भी पदार्थ या कण में इलेक्ट्रॉन की कमी को ऋण आवेश, धन आवेश कहते हैं। एक मिनट, किसी भी पदार्थ या कण में इलेक्ट्रॉन की कमी को धन आवेश कहते हैं। दूसरी इसकी परिभाषा कैसे लिख सकते हैं? जब कोई पदार्थ या कण इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो उसे उस पदार्थ या कण को
उस पदार्थ या कण को धन आवेशित कहते हैं। इसका एग्जाम्पल भी देंगे अपन, पहले इसको समझ लेते हैं। वापस मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार बात। धन आवेश, किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की बिल्कुल कमी हो रही है या इलेक्ट्रॉन कम है, तो वो कंपैरिजन अगर उस दूसरे वाले की अगर बात करें उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है, तो पहले वाला क्या बनेगा, धन आवेश वाला तंत्र बनेगा या सिस्टम बनता है। अब कई बार होता क्या है कि जब कोई पदार्थ कण या इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो उस पदार्थ को या उस कण को हम क्या कहेंगे, धन आवेशित कहते हैं। कैसे, एग्जाम्पल दे देते हैं अपन इसका बेस्ट तरीके से। जैसे आपको पता है Na, और इसका परमाणु क्रमांक कितना होगा बेटा, कितना होता है, 11 सर। कैसे लिखेंगे, अब ध्यान से देखना और समझना इस बात को, तभी आपके बिल्कुल और समझ में आ जाएगी। अगर इसकी इलेक्ट्रॉन भरने की संख्या देखते हैं तो क्या होगी, 2, 8, 1। अब ध्यान से देखो, इसको अपने कोष में कोष पूर्ण करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, यानी 2, 8 में कंप्लीट है। अंदर वाली 2 भर गई और बाहर वाली 8 भर गई। पहले वाले में 2 भर दिया अपन ने, ठीक है सर ये पूर्ण भर गया, पूर्ण कोष हो गया। लेकिन इसके बाहर वाली बोले सर इसमें 8 ही आनी चाहिए थी, तो इसमें भी अपन ने 8 पूरे हो गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8, सर ये भी पूरी भर गई। अब इससे बाहर वाली के अंदर कितना है, एक ही इलेक्ट्रॉन है और वो एक्स्ट्रा है। तो कभी कभी यहाँ पर सोचने वाली बात होती है, तो ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अगर दे दे तो यहाँ पर ये वाली आवेश मिट जाएगा, नहीं तो इसको बाहर वाली पूरी करने के लिए, पूर्ण करने के लिए, इसको पूर्ण करने के लिए इसको 7 लेने पड़ेंगे। अच्छा, लेने और देने का भी मैं अभी एक लॉजिक बताता हूँ आपको थोड़ी देर बाद में, पहले इसको सीख लेते हैं। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन है वो दे देगा। जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन उसको दे देता है तो यहाँ पर अपन देखो दोनों समझते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है बेटा, बोले सर 11। और प्रोटॉन की संख्या भी कितनी है, तो बोले सर वो भी 11 है। अब ये अपना क्या दे रहा है, एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो यहाँ पर जब दे रहा है उसको, तो अपन ये कह सकते हैं कि सर एक इलेक्ट्रॉन अपना दे रहा है, तो यहाँ पर अभी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी बच जाएगी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या आ जाएगी 10। और जबकि प्रोटॉन की संख्या कितनी है, बोले सर यहाँ पे तो 11 रहेगी। एक देने के बाद में प्रोटॉन की संख्या भाई, पहले क्या था, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11 थी, प्रोटॉन की संख्या भी 11 थी। इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, देने के बाद में यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या तो कितनी होगी 10, लेकिन प्रोटॉन की संख्या कितनी है 11 की 11 ही रहेगी। इस कारण यहाँ पर एक कितना पड़ा भाई, प्रोटॉन सबसे ज़्यादा किसकी मात्रा है, सर प्लस आवेश धन आवेश की ज़्यादा मात्रा है, तो इसलिए ये कौन सा हो जाएगा, ये बनेगा धन आवेशी। अतः हम कह सकते हैं Na+ कह सकते हैं इसको, सॉरी, क्लियर है। अच्छा, दोबारा एक बार और रिपीट कर देते हैं, क्योंकि कई बच्चे होते हैं जो सो रहे होते हैं, उनको जगाना पड़ता है, तो इसलिए सोए हुए बच्चों के लिए मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि धन आवेश, किसी भी पदार्थ या कण में इलेक्ट्रॉन की कमी को धन आवेश कहते हैं। दूसरी परिभाषा इसकी क्या है, जब कोई पदार्थ या कण अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उस पदार्थ या कण को धन आवेशित कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर सोडियम का एक उदाहरण लिया, सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है सर 11। अगर अपन 11 को कोष के अनुसार जैसे भरते हैं इलेक्ट्रॉन, उसके अनुसार अगर जचाएं तो देखते हैं कि अंदर कितने आएंगे, 2 आ गए, उसके बाहर वाली में 8 आ गए, लेकिन उससे अगली वाली में यानी तीसरी बाहरी कोष में उसके कितने आ रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है सर। और वो इलेक्ट्रॉन अभी सोडियम क्या करेगा, या तो 7 लेने पड़ेंगे इसको, या अपना 1 दे के पिंड छुटा लेगा, पूरे कोष पूर्ण कर लेगा, तो इसलिए वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो यहाँ पर अपन देखें तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है सर 11 है, प्रोटॉन की संख्या कितनी है सर 11 है, लेकिन ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है, दे रहा है
किसी और को दे रहा है। तो दे रहा है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या अब कितनी हो जाएगी 10, लेकिन प्रोटॉन की संख्या यहाँ पे कितनी है, पहले की जैसे ही रहेगी। यहाँ प्रोटॉन थोड़ी ना दे रहा है, प्रोटॉन तो अंदर है नाभिक के, तो उसकी संख्या कितनी होगी 11। तो यहाँ पर आप देखो प्लस आवेश आज ज़्यादा बड़ा कौन हुआ, इलेक्ट्रॉन है, ऋण आवेश ज़्यादा है या धन आवेश, तो ये हम कह सकते हैं सर धन आवेश एक ज़्यादा है। यहाँ पर अपन कह सकते हैं +1 एक ज़्यादा है, इसलिए सोडियम पर +1 आता है। क्लियर है, इसलिए ये धन आवेशित है। हो गया, कोई दिक्कत, कोई और कोई बात, कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, बिल्कुल आप अगर कोचिंग के अंदर आओगे तो आपके पूरे डाउट क्लियर सामने के सामने फेस टू फेस क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अगले ऋण आवेश की। ऋण आवेश, ऋण आवेश, अब इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे सर? कोई भी देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, किसी भी पदार्थ या कण में इलेक्ट्रॉन की कमी, जबकि ऋण आवेश में अपन क्या लिखेंगे अधिकता। तो किसी भी पदार्थ या कण में इलेक्ट्रॉन की अधिकता को ऋण आवेश कहते हैं, ठीक है सर जी, ये समझ में आ गया कि कोई भी पदार्थ है या कण है अगर उसमें इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज़्यादा है, इसका कहने का मतलब ये समझना है आपको कि किसी भी पदार्थ या कण के अंदर इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज़्यादा है तो वो कौन सा आवेश कहलाएगा, उस पर कौन सा आवेश आएगा, उस पर हमेशा ऋण आवेश आएगा। जैसे मैं कह दूं कि यहाँ पर एक ये वाला है और एक ये तंत्र है, मेरे पास में 2 तंत्र है, एक तंत्र ये है, एक तंत्र ये है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 है। तो अब ये बात बताओ सबसे ज़्यादा ऋणावेशित कौन सा होगा, कौन सा तंत्र होगा, ये वाला तंत्र है वो ऋणावेशित होगा। और इसकी तुलना में अगर इसकी बात करें सर, पहला वाला तंत्र क्या होगा, इसकी तुलना में ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा धनावेशित तंत्र। कारण क्या है, क्योंकि सर इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, ऋण आवेश बिल्कुल कम है, जबकि इसमें ऋण आवेश सबसे अधिक है। तो ये अगर अपन बात करें तो ये वाला तंत्र है वो बन जाएगा हमारा ऋणावेशित तंत्र, और इसकी तुलना में ये वाला तंत्र ये बन जाएगा धनावेशित। यहाँ समझ में आई कारण क्या है, क्योंकि सर यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है, और कमी है तो हम कह सकते हैं सर ये धनावेशित है। और अगर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो वो कहलाएगा सर ऋणावेश, क्योंकि अपन क्या लिख रहे हैं, किसी भी पदार्थ या कण में इलेक्ट्रॉन की अधिकता को अपन क्या बोल सकते हैं, ऋणावेशित। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज़्यादा है, इसलिए ये तंत्र कौन सा कहलाएगा, ऋणावेशित तंत्र कहलाएगा। ये वाला इसकी तुलना में ये वाला तंत्र क्या कहलाएगा, धनावेशित तंत्र कहलाता है। ठीक है, सेकंड बात, इसी के अंदर इसकी एक नेक्स्ट डेफिनेशन एक और भी है, वो क्या है कि जब कोई पदार्थ या कण इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, ग्रहण यहाँ ये त्याग करता है, यहाँ पे ये क्या करेगा, ग्रहण करेगा। तो ग्रहण करता है तो उस पदार्थ या कण को ऋणावेशित कहते हैं, ऋणावेशित कण या पदार्थ कहते हैं। क्लियर है बच्चों? एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका बढ़िया सा एक और, आप लोगों ने देखा होगा जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होगा, 17 होता है सर। परमाणु क्रमांक है इसका कितना, परमाणु क्रमांक सभी को आता है, ये इतनी नॉर्मल चीज़ें हैं कि आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं है, आपको थोड़ा बहुत आती है।
17 है। अगर इसकी बात करें तो कितना आ जाएगा, 2 8 10, 10 और 7। अब बाहर कितने, बाहरी कोष में कितना है, 2 अंदर हमने भर दिए, 2 तो अंदर भर दिए, इसके बाहर वाली में कितने भरेंगे, 8। बोले सर एक ये रहा, 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब इसके बाहर वाली की बात करते हैं, तीसरे वाले की, 2 अंदर भर दिए, 8 बाहर भर दिए, अब ये 7 बच गए, ये 7 आ गए। जबकि हमारी शर्त क्या है, पूर्ण कोष भरने की कितनी होती है सर, कम से कम 8 तो होने ही चाहिए इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और ये 7। अब इसके पास में एक कम पड़ रहा है, तो वही वाला फंडा लगाते हैं, यही वाला फंडा लगाएंगे। यहाँ पे क्या होगा, क्लोरीन है सर, ठीक है, 2 8 7 है इसका। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है बेटा, इसमें सर अभी तो सर 17 है, बिल्कुल सही है। प्रोटॉन की संख्या भी कितनी होगी सर, प्रोटॉन की संख्या भी 17 होगी, बिल्कुल सही है ना, दोनों में 17 है। अब इसको पूर्ण करना है, ये चीज़ मैं बताऊंगा कि सर यहाँ पे 7 है तो ये 7 दे क्यों नहीं सकता। अब इसकी बात समझते हैं, थोड़ा सा ये क्लियर करते हैं, उसके बाद में मैं बताता हूँ इस बात को कि इलेक्ट्रॉन अभी 7 है, तो अब ये क्या करें, एक इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन किसी से उधार लेगा। तो उधार लेगा तो यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर उधार लेता है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी सर 18। लेकिन प्रोटॉन की संख्या कितनी है, बोले सर वो तो उतनी की उतनी रहेगी, वो तो 17 की 17 है। तो यहाँ पर माइनस का, ये माइनस है ना सर, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ऋणात्मक ऋण आवेश ले रहा है, तो यहाँ पर -1 आ जाएगा। इसलिए क्लोरीन पर हमेशा एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है ये, तो क्लोरीन पर हमेशा -1 आ जाता है, यानी माइनस का निशान आता है। अब मैं एक बात बता देता हूँ, यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न है लड़कों को, ये बात होना भी चाहिए, दिमाग में आनी भी चाहिए। देखो सोडियम है सर, 7 क्यों नहीं ले सकता, बिल्कुल ले सकता है, लेकिन आप ही सोचिए कि इस सोडियम को 7 लेने के लिए, इलेक्ट्रॉन लेने के लिए ज़्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी या एक देने के लिए। यहाँ पे ये बात समझना जरूरी है कि सोडियम है सर, 7 इलेक्ट्रॉन ले भी तो सकता है, बिल्कुल ले सकता है, लेकिन इसको उतनी ज़्यादा एनर्जी, अपनी ताकत सबसे ज़्यादा लगानी पड़ेगी 7 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, जबकि एक इलेक्ट्रॉन देने के लिए इतनी ज़्यादा ऊर्जा की उसे आवश्यकता नहीं है। तो ये सरल काम क्या करेगा, इसलिए सोडियम क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन है किसी को दे देता है। इसी तरीके से यहाँ बात करें कि क्लोरीन है सर, 7 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, कहाँ इसके 2 8 पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, 7 इलेक्ट्रॉन दे सकता है नहीं, क्योंकि इसको 7 इलेक्ट्रॉन देने के लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, जबकि एक इलेक्ट्रॉन लेने के लिए इसको इतनी ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस कारण क्लोरीन है वो क्या करता है, किसी और से एक इलेक्ट्रॉन उधार आराम आसानी से ले सकता है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको याद रखनी है कि ज़्यादा अगर इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, इसकी अपेक्षा वो क्या करता है, अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन दे देता है। क्लियर है यहाँ तक। अब आती है अपनी बात, अपना जो टॉपिक है, एक चीज़ और बच गई सर, उदासीन वाला सिस्टम और समझा दो, ठीक है, धनावेशित हो गया, ऋणावेशित हो गया। अब अगला नेक्स्ट जो अपना आता है वो आता है हमारा सर उदासीन क्या चीज़ है, बिल्कुल बताते हैं। एक आता है अनावेशित क्या चीज़ है सर, कई बार आता है ना, एक अनावेशित वस्तु है, एक अनावेशित गोला है या अनावेशित प्लेट है। सर आवेशित और अनावेशित सर समझ में नहीं आता क्या चीज़ है, तो अभी समझाते हैं उसको, एक बार ध्यान से समझ लीजिए, अभी समझ में आ जाएगा। ये धनावेश हो गया, ये ऋणावेश हो गया, अब इसके बाद में आता है अपना उदासीन आवेश। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। चलो नेक्स्ट, इसके बाद में आता है सर उदासीन। देखो नाम से ही पता लग रहा है कि यार उदासीन है, बेचारा सोया हुआ है। अब सो तो आदमी तभी सकता है जब वो पूर्ण रूप से मानसिक और शारीरिक रूप से आराम दे शरीर को, तभी वो उदासीन हो सकता है। तो उदासीन का मतलब, उदासीन आवेश, जिसमें हमारे भाई साहब है न्यूट्रॉन जो है वो उदासीन होता है। तो न्यूट्रॉन का मतलब देखो, तो यही समझ लेते हैं कि किसी भी पदार्थ में लिख देता हूँ पहले,
फिर समझते हैं। किसी भी पदार्थ या कण में कुल आवेशों का मान, मैंने यहां पे कुल आवेश लिखा है, कुल आवेशों का मान शून्य होता है या शून्य आता है, शून्य होता है या आता है, आप जो भी लिख सकते हो, कि किसी पदार्थ या कण में कुल आवेशों का मान शून्य आता है, उस पदार्थ या कण को उदासीन कहते हैं, उदासीन आवेश कहते हैं। सर ये बात कुछ समझ में नहीं आई, वापस समझाओ। बिल्कुल समझाते हैं कि सर लकड़ी है तो लकड़ी के अंदर कुल आवेश का मान फिर शून्य होता होगा क्योंकि वो उदासीन होती है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्लास्टिक है उसमें भी ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसका कारण क्या है? देखो पहले इसकी परिभाषा समझ लेते हैं। उदासीन आवेश, या इसका नाम, एक नाम और भी है, जिससे कहते हैं अनावेशित। देखो बच्चों अभी समझ लेना अनावेशित क्या चीज़ है, यही समझा देता हूँ। अनावेशित, अनावेशित, ठीक है, अनावेशित। तो पहले इसको समझो कि किसी भी पदार्थ या कण में कुल का मतलब हो गया टोटल, संपूर्ण चार्ज का मान यानी आवेश का मान कितना आना चाहिए? शून्य आ सकता है, शून्य आना चाहिए, यानी शून्य आता है तो उस पदार्थ या कण को हम क्या बोलेंगे? उदासीन बोलते हैं। कैसे? अब माना कि मैं एक ही बात समझा, इसको समझते हैं अपन किस तरीके से। मैंने कोई एक तंत्र लिया, वापस में तंत्र ले रहा हूँ, सिस्टम ले रहा हूँ, कोई तंत्र ले रहा हूँ। इसमें मैंने कहा कि सर इलेक्ट्रॉन की संख्या आप लिख दो, जैसे 5 लिखा, 6 लिख दिया, 1 2 3 4 5 और एक 6, और उतने ही बराबर अपन क्या ले रहे हैं? प्लस में ले रहे हैं। ये प्लस आवेश ले ली, सॉरी इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश में लेना है, 3 4 5, ठीक है। 5 ऋण आवेश हो गए और 5 ही धन आवेश है। तो समझना इस बात को, कुल कैसे आएगा? देखो अब इनको टोटल जोड़ें अपन, इस पूरे तंत्र का अगर कुल आवेश का मान निकालें तो कितना आएगा? देखते हैं। यहाँ पर ऋणात्मक कितने हैं? ऋण आवेश कितने हैं? बोले सर 1 2 3 4 5, 5 ऋण आवेश है। अपन इसको लिख सकते हैं -5Q। Q का मतलब हो गया आवेश। कितने आवेश हैं सर? ऋणात्मक है, ये निशान माइनस का निशान किसको बता रहा है? ऋण आवेश को। क्वांटिटी कितनी है? 5 है। Q क्या है सर? आवेश है, ठीक है। तो माइनस के 5 आवेश है, ठीक है सर। यहाँ पर सर प्लस के कितने? 1 2 3 4 5, 500 के 500 सारे प्लस में है तो इसको 5 प्लस लिखेंगे। कितने क्वांटिटी कितनी है? बोले सर 5 है। क्या चीज़ है सर? आवेश है। अब इनका टोटल अगर सम करें, हमें तो क्यों निकालना है? इस पूरे तंत्र का कुल आवेश टोटल मान निकालना है तो कितना निकालेंगे? देखो माइनस के 5Q प्लस, क्योंकि प्लस इनको दोनों को जोड़ेंगे अपन, इस तंत्र के टोटल कुल बोल रहा है तो इसको जोड़ेंगे अब। तो यहाँ पे जोड़ते हैं तो ये +5Q। अब दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। QT का मान कितना आ जाएगा? 0। तो नंबर 1 बात। और ये तभी संभव है जब किसी पदार्थ के अंदर ऋणावेशित और धनावेश दोनों की मात्रा बराबर हो, तभी कुल आवेश का मान क्या आ सकता है? शून्य आ सकता है। तो इस आधार पे अपन इस चीज़ को, इसकी परिभाषा में अगर लिखना चाहें तो किस तरीके से लिखेंगे? इस चीज़ को इस तरीके से लिखते हैं। ये समझ में तो आ रही है बात कि सर कोई भी तंत्र है उसमें 5 है वो माइनस के आवेश है, ऋण आवेश है, और 5 धन आवेश है। टोटल करेंगे, उसका कुल मान निकालेंगे तो कितना आएगा सर? यहाँ पे माइनस के 5 थे, यहाँ प्लस के 5 आ गए, टोटल आवेश का मान कितना आ गया? बोले सर 0 आ गया। तो अब अपन कह सकते हैं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? उदासीन आवेश। दूसरी बात, यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं कि किसी भी दूसरा, इसी की परिभाषा अपन लिख रहे हैं क्योंकि इसी के अंदर है ये, तो उदासीन आवेश किसी पदार्थ या कण में धन आवेश
धन आवेश तथा ऋण आवेश की मात्रा बराबर हो तो उस आवेश को हम उदासीन आवेश कहते हैं। उदासीन आवेश कहते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया उदासीन। तो यहाँ पे वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ। उदासीन आवेश किसी भी पदार्थ या कण में कुल आवेश का मान यानी Q का, उसका टोटल जो आवेश है उसका मान अगर शून्य आता है तो हम उस पदार्थ को या कण को उदासीन आवेश कण कहेंगे। ठीक है, या पदार्थ कहेंगे। दूसरा, इसको कैसे सिद्ध करेंगे? बोले सर कैसे बताओगे आप? तो मैंने कोई तंत्र लिया जिसमें यहाँ पर माइनस के 5 आवेश ऋण आवेश ले लिए और 5 धन आवेश ले लिए। इससे पहले अपन इसका अपन क्या निकालते हैं? कुल आवेश का मान निकालते हैं। तो इसको किसके द्वारा व्यक्त कर दिया अपन ने? QT के द्वारा। तो यहाँ पे पहले मैंने माइनस के 5 Q लिए जो कि ऋण आवेश वाले हैं, फिर धन आवेश के 5 Q ले लिए। दोनों को अपन ने जोड़ा, ये माइनस का ये प्लस का, इसलिए दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो टोटल जो चार्ज आता है या कुल हमारा जो आवेश आता है वो उसका मान कितना आ गया? 0 आ गया। अब इसी को देखकर अपन ये बात भी लिख सकते हैं या लिखते हैं कि उदासीन आवेश किसी भी पदार्थ या कण में धन आवेश तथा ऋण आवेश की मात्रा, यहाँ पे धन आवेश और ऋण आवेश की मात्रा बराबर हो तो उस आवेश को हम क्या बोलेंगे? उदासीन आवेश कहते हैं। इसको नोट कर लो। ठीक है, तो अपन ने सभी चीज पढ़ ली। आवेश किसे कहते हैं? आवेश की संकल्पना क्या है? धन आवेश क्या है? ऋण आवेश क्या है? उदासीन आवेश क्या है? अब अपन पढ़ेंगे कि आवेश की मात्रा क्या है, विमा क्या है, ये 2 चीज। ठीक है, इसको मिटा दूं। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, देख लीजिए एक बार। चलो, स्क्रीनशॉट में टाइम नहीं लगना चाहिए। फोटो खींचो, जूम करके फोटो खींच लो, बस इतना सा काम होता है यार। अब आता है आवेश की इकाई। आवेश का मात्रक। सबसे पहले मात्रक या इकाई, इसको अपन यूनिट भी बोलते हैं, इसलिए इकाई भी बोला जाता है। ये लो इकाई, मैंने दोनों चीज़ लिखी है। आज मैं हिंदी मीडियम की क्लास ले रहा हूँ तो आपको पहले हिंदी मीडियम की क्लास में ही पहले समझना होगा। इकाई देखो, हम जानते हैं कि विद्युत धारा का फॉर्मूला सभी को याद होगा। बोले सर याद है, 10th क्लास में पढ़ा था। क्या था? I बराबर Q/T। अब I क्या चीज़ है सर? विद्युत धारा। ये क्या चीज़ थी? विद्युत धारा। ठीक है सर। Q क्या था सर? आवेश था। बिल्कुल सही है। और ये T क्या था? बोले सर समय था ये। ठीक है सर। हमें किसकी मात्रक निकालना है? आवेश का। आवेश कहाँ है? ये वाला। तो अपन T को कहाँ ले जाएंगे? इधर। तो Q बराबर, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। देखो सारे बच्चे ध्यान से देखना, जिसको नहीं आ रहा वो समझ लेना। I और T, अगर अपन T को इधर लेके जाएंगे तो IT हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा Q। इसको सही तरीके से लिखें अपन तो कैसे लिख सकते हैं? इस तरीके से लिख सकते हैं सर, Q बराबर IT। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो? उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आ रही होगी। I का मात्रक क्या होता है बेटा? I क्या चीज़ है? विद्युत धारा। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। एम्पियर। और समय का? सर समय का पता है सर, सेकंड होता है।
और एक बात और भी याद रखना, हमेशा फिजिक्स के अंदर यानी भौतिक विज्ञान शास्त्र के अंदर हमारा जो समय होगा वो हमेशा सेकंड के अंदर आता है, कभी भी मिनट या घंटे प्रति आवर के अंदर नहीं आता। सारा काम सेकंडों में होता है, इसलिए सेकंड में लिखते हैं इसको। तो Q बराबर हो गया, अब देखो यहाँ पर Q बराबर हो गया एम्पियर गुणा सेकंड, और इसी का जो नाम है एक, इन दोनों के गुणनफल को, एम्पियर और सेकंड के गुणनफल को हम कहते हैं कूलाम। एम्पियर और सेकंड के गुणनफल को हम कहते हैं कूलाम। अतः हम कह सकते हैं कि आवेश का मात्रक कूलाम होता है, कूलाम होता है। याद रखना बेटा, ठीक है। किससे रिप्रेजेंट करते हैं सर? कूलाम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कूलाम को हम C के द्वारा, कैपिटल C के द्वारा व्यक्त करते हैं, कैपिटल C के द्वारा व्यक्त करते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है बताओ? कूलाम को हम C के द्वारा व्यक्त करते हैं। उतार लो, ठीक है। अब ये कूलाम कौन सी यूनिट के अंदर है? तो याद रखना SI यूनिट के अंदर, SI में आवेश का मात्रक, याद रखना ये बात, आवेश का मात्रक क्या होगा? कूलाम होगा। कूलाम होता है, ठीक है सर। तो सर CGS के अंदर, क्योंकि 3 अपन ने पढ़ी थी, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, उसके अंदर क्या होगा? तो CGS के अंदर, CGS ये किस में था? SI में। ये किस में होगा? CGS में। आवेश का मात्रक स्टेट कूलाम, याद रखना स्टेट कूलाम होता है। CGS में आवेश का जो मात्रक होगा उसका नाम होगा स्टेट कूलाम। एक नाम और आता है बेटा, जिसे कहते हैं ESU। पहले आप इसको उतार लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं करवाता हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। स्टेट, एक ESU क्या चीज़ है? अब देखो ध्यान से समझना। ऊपर लिखा हूँ, इसको ऊपर लिख देते हैं। तो आपने ये तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे चलते हैं। सर ये ESU है क्या चीज़? इसकी बात करते हैं पहले। ESU, अब सर आपने नाम तो लिख दिया, लेकिन इसका फुल फॉर्म क्या है, क्या मतलब है, हिंदी में क्या बोलेंगे, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? तो ध्यान से देखते हैं। इसका नाम हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ये तो नाम है इसका इंग्लिश में, और हिंदी में इसको बोलेंगे स्थिर विद्युत इकाई। ठीक है, सारा एक बार फंक्शन पूरा एक बार नाम लिख लेते हैं, स्टेट कूलाम। तो वापस एक बार रिपीट करता हूँ। आवेश का मात्रक सर SI यूनिट के अंदर कूलाम होता है। इसको किसके द्वारा व्यक्त करते हैं सर? इसको C के द्वारा व्यक्त करते हैं। CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकंड
पद्धति के अनुसार आवेश का मात्रक है वो होता है स्टेट कूलाम। और इसी पद्धति में सीजीएस में ही इसी का एक दूसरा नाम है ESU, जिसे अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, स्थिर विद्युत इकाई। अब अपन बात करते हैं सर, एक कूलाम में कितने स्टेट कूलाम होंगे? तो 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम होते हैं। याद रखना इस बात को, मैं इसको भी लिख देता हूँ सही तरीके से। एक कूलाम में, आगे पीछे हो गया क्या, चलो हेलो, एक कूलाम में 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम होते हैं। ठीक है, यहां पर एक कूलाम में सर ESU का मान कितना होगा, ये तो बता दो आप। ठीक है, समझ में आ रही है? या अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सर, एक ESU बराबर क्या होगा, एक ESU बराबर कितना होगा? तो यहाँ पे लिखेंगे अपन 1/3 × 10⁹ ठीक है, ये कूलाम में है। ये वरना सॉरी, इसको एक बार थोड़ा सही तरीके से कर देते। ये लो सर, ये सब किस में आ रहा है, कूलाम में। एक ESU के अंदर 1/3 × 10⁹ कूलाम होते हैं। तो अब दिमाग से कैसे काम करना है, देखो ध्यान से देखो। एक ESU बराबर 1/3 × 10⁹ कूलाम होते हैं। तो दिमाग से क्या काम करना है, अगर मैं 3 × 10⁹ को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या आ जाएगा, 3 × 10⁹ ESU = 1 कूलाम। आ रहा है समझ में? इसीलिए मैंने साथ में लिखा था स्टेट कूलाम या ESU। तो एक कूलाम बराबर कितने आ जाएंगे, 3 × 10⁹ ESU। ध्यान से देख लेना इस बात को, इस बात को। एक कूलाम में 3 × 10⁹ ESU होते हैं, और वही एक कूलाम में 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम होते हैं आपके सामने। क्योंकि एक ESU बराबर कितना होगा, 1/3 × 10⁹ कूलाम होता है। तो अगर मैं इसको यहाँ लेके चला जाऊँ तो वापस कैसे आ जाएगा, 3 × 10⁹ ESU है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो सर बराबर होगा 1 के बराबर हो जाएगा, 1 कूलाम के बराबर हो जाएगा। ये लो सर, तो एक कूलाम बराबर कितना आ जाएगा, 3 × 10⁹ ESU। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो, एक नाम और भी आता है, वो है EMU। अब सर ये EMU क्या चीज है, इसको देखो छोटा सा अक्षर आता है और ये न्यूमेरिकल में ज्यादा आते हैं बेटा। EMU इलेक्ट्रो मैग्नेट यूनिट, मैग्नेट यूनिट जिसे कहते हैं विद्युत चुंबकीय इकाई, चुंबकीय इकाई। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय इकाई। अब इसको कैसे लिखेंगे सर, किस तरीके से लिखेंगे, एक कूलाम बराबर 1/10 EMU होता है। एक कूलाम बराबर 1/10 EMU होता है। तो अब देखो ध्यान से देखना, अगर मैं इस 10 को इधर ले जाऊं तो क्या आ जाएगा, 10 कूलाम बराबर 1 EMU। अर्थात मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, 1 EMU बराबर 10 कूलाम होते हैं। एक EMU के अंदर 10 कूलाम होते हैं। तो 2 EMU के अंदर कितने हो जाएंगे, 2 EMU के अंदर कितने हो जाएंगे, 20। भाई 2 है ना,
एक के अंदर कितना है 10 कूलाम है, तो 2 के ईएमयू के अंदर कितना हो जाएगा 10-20 कूलाम हो जाएगा। 3 ईएमयू के अंदर, बोला सर 3 ईएमयू के अंदर 30 हो जाएंगे। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि सर 1 कूलाम के अंदर कितना है 3 × 10 की घात 9 है, तो अगर 2 कूलाम में अगर मैं ईएसयू की मात्रा निकालूँ तो कैसे निकालूंगा, 2 × 3 × 10 की घात 9 करेंगे और ईएसयू करेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 × 10 की घात 9 ईएसयू, ये 2 कूलाम बराबर। ठीक है, आ रहा है समझ में, क्लियर है। कोई चीज़ समझ में नहीं आती हो बेटा आराम से पूछ सकते हो। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट फटाफट ले लिया करो। जैसे नीचे पहुंचती है लाइन हमारी, मेरा पेन अगर नीचे पहुंच जाए तो आपको समझ जाना चाहिए कि अब आगे सर नहीं लिख पाएंगे, इसलिए तुरंत स्क्रीनशॉट ले लिया करो। आवेश का, अब आपने बात आती है आवेश का, कई बार एग्जाम में, नीट के एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि सर आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या होगा। आवेश का सबसे छोटा मात्रक, सबसे छोटा मात्रक क्या है। तो सबसे जो छोटा मात्रक होता है वो है, एक तो है स्टेट कूलाम, याद रखना इस बात को, और इसका दूसरा नाम जो इसको, जिसने इसका डिस्कवर किया, जिसने इसको खोजा, जिसने इसके बारे में बताया था, उसका नाम था फ्रैंकलिन, तो इसलिए उसका नाम फ्रैंकलिन के नाम से आएगा, फ्रैंकलिन। आवेश के बारे में अध्ययन करने वाला, जिसने कहा था कि हाँ बालों के अंदर अगर कंघी करते हैं या कांच की स्केल को अगर अपन रगड़ते हैं तो उस पर धनावेशित आ जाता है, बालों के अंदर ऋणावेशित आ जाता है। तो जो ये अध्ययन कर रहा था उस वैज्ञानिक का नाम है फ्रैंकलिन, और उसने ही अपने द्वारा ये बताया कि आवेश का जो सबसे छोटा मात्रक होगा उसी के नाम पे हुआ फ्रैंकलिन। तो सर आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, बिल्कुल सही है, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या है, नाम है फेरेड। फेरेड याद रखना, फेरेड बोल रहा हूँ, फेरेड, और इसको F के द्वारा व्यक्त किया जाता है। अब एक F के अंदर कितना मान आएगा, यानी कितने के बराबर होगा, तो 96500 कूलाम, C लिख रहा हूँ इसलिए, ये लो, एक फेरेड में 96500 कूलाम होते हैं। एक फेरेड में 96500 कूलाम होते हैं। क्लियर। तो आवेश का सबसे छोटा मात्रक है वो होता है स्टेट कूलाम, या दूसरा नाम आएगा आपके पास फ्रैंकलिन। ठीक है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होगा वो होता है फेरेड, और एक फेरेड बराबर 96500 कूलाम के बराबर होता है। यानी एक फेरेड के अंदर 96500 कूलाम आवेश होते हैं। एक फेरेड के अंदर 96500 कूलाम आवेश होते हैं। आगे चलते हैं। अब इसके बाद में आती है सर आवेश की मात्रक हो गया। आवेश के मात्रक के बाद में अपन पढ़ते हैं आवेश की विमा। देखो स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं अपन। आवेश की विमा, एक बार आप अपने नोट्सों को देखोगे जो मैंने उतारे हैं, उन नोट्सों में आप देखोगे कि पूरा स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं सर। सबसे पहले ही
विद्युत की क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, स्थिर विद्युत की क्या होती है, गतिक विद्युत की क्या होती है। फिर आवेश आ गया, आवेश में कितने प्रकार के आवेश होते हैं, उनकी परिभाषा क्या है, धनावेश क्या है, ऋणावेश क्या है, उदासीन आवेश क्या है। फिर उसके बाद में अपन पढ़ रहे हैं आवेश की मात्रक, तो सबसे छोटा मात्रक कौन सा है, बड़ा मात्रक कौन सा है, स्टेट कूलम क्या है, इस ESU क्या है, EMU क्या है, ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप तरीके से उतार रहे हैं। अब अपना जो टॉपिक आता है वो आता है सर आवेश की विमा। देखो आवेश सिंपल है सर, एकदम बड़े मज़ेदार से निकालेंगे। कैसे निकालते हैं आवेश की विमा? हमने जब इसको शुरुआत में अपन जब इसकी मात्रक की बात कर रहे थे तो कूलाम जो आया था उसी के अनुसार निकालते हैं। देखो तो Q बराबर हमें पता है I और T होता है। I हमारी विद्युत धारा है और T हमारा समय है। जब अपन ने इसको लिखा था तो इसका तो आ गया था एम्पियर और इसका आ गया सेकंड। क्यों? सही है बच्चों? हाँ या ना? कहीं दिक्कत आ जाए तो बता देना। और विमा को हमेशा किसके रूप में लिखते हैं? बोले सर MLT, है ना सर? यहाँ तक तो हमें पता है। इसमें नई चीज़ जुड़ जाएगी तो अपन लगा देंगे और उसके ऊपर घात लगा देते हैं और इसे कैपिटल ब्रैकेट से लिखा जाता है, यानी बड़े वाले ब्रैकेट से लिखा जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं, मैं लिख रहा हूँ MLT। अब बचा क्या इसमें? सर एम्पियर आ रहा है। एम्पियर को कैसे लिखते हैं? एम्पियर को लिखते हैं A और T से। तो अपन इसको A और T से लिख दें तो यहाँ पर A और T लिख दिया। अब इसके ऊपर घात लगानी है। क्या आवेश के अंदर द्रव्यमान दिखाया गया है यहाँ पे? नहीं है। द्रव्यमान होता जरूर है, याद रखना, ये नहीं है द्रव्यमान नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं अपन जब इसकी विमा निकालेंगे तो M बराबर, M की पावर कितनी हो जाएगी? 0, L की पावर भी, लेंथ भी कितनी हो जाएगी? 0, A का मान 1 हो जाएगा और T का मान 1 हो जाएगा। अतः हम क्या कह सकते हैं कि आवेश की विमा M0, L0, A1 और T1 होती है। बड़े ब्रैकेट के अंदर इसको कर लिया जाता है। ये लो सर, एक चीज़ और यहाँ पे, एक चीज़ और अपन लिख देते हैं क्योंकि बहुत बार आता है, कई बार दिमाग में नहीं आती। द्रव्यमान, आवेश, है ना? इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान सभी को पता है सर, हमें आता है सर, आप क्यों लिखवा रहे हो? इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या लिखेंगे बताओ? बस सर पता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम, यही तो है। बिल्कुल सही है आपका सत्य वचन, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। और प्रोटॉन का, प्रोटॉन के लिए क्या लिखोगे सर? प्रोटॉन पर आवेश, आवेश बराबर, यहाँ पे प्लस लेंगे 1.6 इंटू 10 की पावर -19, सेम टू सेम जैसे अन्य Cl वाले में अपन ने लिया था, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर, बस उसमें आवेश का चेंज होगा। यहाँ पर ऋणात्मक आएगा और यहाँ पर प्रोटॉन की बात करें, धनावेश की बात करते हैं तो यहाँ पर प्लस आएगा। अब एक बात और कर लेते हैं यहाँ पे, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो आगे चलते हैं। कई बार, बहुत बार आता है, जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तब ये चीज़ें सामने आएगी। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, सर ये तो याद ही नहीं था। बिल्कुल याद रखने की ज़रूरत है क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें पूछी जाती है, फिर अपन वहीं पे टाइम फिक्स हो जाते हैं, इसलिए सब चीज़ें याद रखनी। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, द्रव्यमान, और इसको अपन लिखते हैं ME। कितना आएगा? 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। अब ध्यान से देखना, ये किस में आ रहा है? kg के अंदर आ रहा है, kg। सर प्रोटॉन का क्या होगा? बिल्कुल इसका भी लिख देते हैं अपन, प्रोटॉन का द्रव्यमान दोस्तों
सभी को ये जो नोट्स दिए जा रहे हैं, आप ध्यान से देखो इन नोट्सों को, आपको समझ में आएगा कि सर नीट की एग्ज़ाम के अंदर जैसे टीचर पढ़ाते हैं कोचिंग के अंदर, सेम वैसे ही अपन यहाँ पे स्टडी करवाते हैं। क्योंकि मेरा यही मतलब, मेरा ये टारगेट होता है, मेरा यही लक्ष्य होता है कि जो बच्चा फिजिक्स पढ़ने के लिए आ रहा है तो फिजिक्स के अंदर उसकी कमांड इतनी अच्छी होनी चाहिए कि वो नीट को क्लियर कर सके। भाई मेरी तरफ से प्रयास रहता है, अब अगले अगर भी प्रयास करे तो वो नीट में क्लियर हो सकता है, मैंने ये बात कही है। ठीक है, प्रोटॉन की बात करते हैं तो 1.66 इंटू 10 की पावर -27 kg, ये है प्रोटॉन का द्रव्यमान। तो आज की क्लास यहाँ तक ही, आवेश खत्म हो गया, पूरा आवेश के बारे में अपन ने बता दिया। नेक्स्ट क्लास अपन स्टडी करेंगे आवेश के मूल गुण धर्म के बारे में बताएंगे आपको। तब तक के लिए बाय, गुड बाय।